गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ये एक्चुअली में पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जरा इसको देखिए। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला, सती प्रथा को समाप्त करने वाला जो पुर्तगाली गवर्नर था वो अल्बुकर्क था। ये दूसरा गवर्नर था। सेकंड जो फर्स्ट गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पहला था, अल्बुकर्क दूसरा था। ठीक है, अल्बुकर्क दूसरा था। तो इसके द्वारा जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था, इसने हिंद महासागर महासागर के व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी जो होता है उसको लॉन्च किया था। नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद जो अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था। और इसके साथ साथ अल्बुकर्क वो गवर्नर था जिसने पुर्तगाली को भारतीय महिलाओं से विवाह करने को प्रोत्साहित किया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क पुर्तगाली साम्राज्य का। कहाँ? भारत में पुर्तगाली के बारे में एक बात और भी है कि भारत का जापान के साथ व्यापार प्रारंभ पुर्तगालियों के प्रयास से ही हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और पुर्तगाली जब भारत आए तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस तथा जहाज निर्माण की जो कला थी वो भारतीयों को दिया। इसके साथ साथ जहाज निर्माण के साथ अगर देखें तो आलू, टमाटर, तंबाकू ये सब पुर्तगाली की ही देन है, ये सभी पुर्तगालियों की देन है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर 31 का फर्स्ट आया। 31 का फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर आया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ एक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एक संधि की थी। उस अवध के नवाब का क्या नाम था? इंडिकेट हो गया ये कि ये एक्चुअली में 1764 की बक्सर की लड़ाई थी। बक्सर के युद्ध का चर्चा यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये बक्सर का जो युद्ध हुआ था इसमें 3 लोग थे, शाह आलम द्वितीय, ये मुगल बादशाह, मीर कासिम जो कि बंगाल का शासक था, बाद में उसे भागना पड़ा था। और तीसरा सुजाउ दौला, ये तीसरे व्यक्ति थे। ये अवध के नवाब थे। तो शायद क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ एक अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई की, संधि की। उस अवध के नवाब का नाम जो है सुजाउ दौला था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे निकला सी, सुजाउ दौला। और इसके बाद जो लड़ाई हुई उसका परिणाम कुछ ये निकला, परिणाम इसमें अंग्रेज विजयी रहे, अंग्रेज जीत गए। ठीक है, विजयी रहे। और विजयी होने के बाद जो है यहाँ पर इलाहाबाद की संधि हुई, थी। और ये संधि जो है 1765 ईस्वी में हुई थी। संधि के 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा हुआ था अवध के साथ और दूसरा हुआ था मुगल वंश के साथ। मुगल वंश में क्या हुआ था, मुगल जो बादशाह उसको 26 लाख पेंशन देने की वार्षिक 26 लाख वार्षिक पेंशन देने की बात हुई थी। पेंशन दिया जाएगा और अवध के नवाब पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया था। 50 लाख का जुर्माना लगाया गया। अंग्रेजों की तरफ से संधि में, इलाहाबाद की संधि में अंग्रेज जिसने पार्टिसिपेट किया वो था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ये जो है भागीदारी की गई थी।
तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारे पास 32 का सी निकला। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, साइमन कमीशन का संबंध किससे था? 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1919 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में ये प्रावधान था कि इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो 10 वर्ष के पश्चात जो है ये साइमन आयोग, 10 वर्ष से पहले ही कुछ इस साइमन आयोग का गठन किया गया। आयोग, इसका गठन जो है वो बर्केनहेड के द्वारा किया गया था। बर्केनहेड, बर्केनहेड वो उस समय जो है राज्य सचिव था, राज्य सचिव, उसके द्वारा साइमन कमीशन का जो है गठन किया गया। ये जो साइमन कमीशन है ये 7 सदस्यीय आयोग था, सदस्यीय आयोग था। इसमें जॉन साइमन जो थे उसके अध्यक्ष थे। सभी अंग्रेज होने के कारण से सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था, जबरदस्त विरोध हुआ था। ठीक है, वो बैक का नारा लगा। 1928 से 29 के मध्य यह आयोग 2 बार भारत की यात्रा करता है, 2 बार भारत की यात्रा करता है। हालांकि सफलता इसको नहीं मिलती है और इसके सिफारिश पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। गोलमेज सम्मेलन जो 3 हुए थे उसका आयोजन ये साइमन कमीशन के सिफारिश पर ही किया गया था। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इसमें से साइमन कमीशन का संबंध एक्चुअली में जो है उस संवैधानिक और राजनीतिक समस्या को सुलझाने से था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या निकला? सी निकला। ठीक है, सी निकला। राजनीतिक और संवैधानिक समस्याओं को सुलझाने के लिए साइमन कमीशन का गठन था, क्योंकि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही व्यवस्था की गई थी कि अधिनियम की सफलता या विफलता कैसी है, इसको लेकर जो है आयोग का गठन किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर 34 का हमारे पास क्या आ गया? सी आ गया। सी जो है 34 का करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? कैबिनेट मिशन जो है ये ध्यान रखेंगे आप कि ये संविधान सभा की मांग को पूरा करने के लिए, मांग को पूरा करने, और भी विषय था, ये एक महत्वपूर्ण था, मांग को पूरा करने के लिए 3 सदस्यीय कौन कौन भाई? तो एक थे पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष थे ये लॉरेंस, ए बी एलेक्जेंडर और तीसरा स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग जो थे, ये तीनों लोग, 3 सदस्यीय ये एक आयोग थी, संविधान सजे मिशन थी। इस मिशन को भेजा गया था, उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी के सरकार के द्वारा 1946 में यह भारत आया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी के सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जब हम कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष की तो 1940 से लेके 46 तक ये तो अबुल कलाम आजाद थे। तो इसका मतलब ये हुआ उस समय तो यही रहे होंगे 1940 से 46, क्योंकि 46 में ये भारत आया था। तो करेक्ट आंसर तो ये हो गया। यहाँ ये भी ध्यान रखना है, नवंबर 1946 में जेबी कृपलानी जो है
जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने और ये कब तक अध्यक्ष रहे, तो ये 1947 लगभग नवंबर या दिसंबर तक अध्यक्ष रहे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो यहाँ पे स्वतंत्रता के समय जो है, भारत के स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो एक्चुअली में कौन थे, जेबी कृपलानी थे। तो इस प्रकार से संविधान सभा जो हमारी बनती है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनती है। और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके पास कौन, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 36 पे आते हैं। तिलक ने कब घोषणा की कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? डेट था 1916। 1916 में जैसा कि आपको पता है भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। होम रूल आंदोलन, और ये जो होम रूल आंदोलन था इसमें दो व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तरफ तो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरी तरफ एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो इसी 1916 में होम रूल आंदोलन के दौरान ये जो है घोषणा तिलक के द्वारा की गई थी 1916 में। तिलक ने जो है मराठा तथा केसरी, ये दो प्रकार के जो पत्र हैं इसके माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ के माध्यम से जो है पत्रिका के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने का काम किया। तिलक का जो क्षेत्र था वो एक्चुअली में देखा जाए अगर तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़ के मध्य प्रांत तथा बरार ये क्षेत्र था। और शेष भारत जो था वो एनी बेसेंट के पास था। ठीक, इस होम रूल आंदोलन ने भारतीय लोगों को क्या स्वशासन तथा देशभक्ति का पाठ पढ़ाने में सफलता हासिल की थी। किसने? होम रूल आंदोलन ने। होम रूल आंदोलन का जो केंद्र बिंदु था वो स्वशासन था, सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर 36 का क्या निकला? सी निकला। 36 का करेक्ट आंसर सी का आंसर बताएं। 33 में क्या दिक्कत है भाई? बत्तीस के बाद 34 क्वेश्चन ही मेरे पास नहीं तो मैं कहां से बताऊं इसमें? भाई मेरे क्वेश्चन ही नहीं है इसमें दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन लगता है छूट चुका है। 31 के बाद 32 है, 32 के बाद 33, 34 है, 34 के बाद 35 है, और फिर 36 है, फिर 37 है। 33 नंबर क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, उसका आंसर क्या बताएं? क्वेश्चन था क्या 33 नंबर? इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक ना, तो अब आइए, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट के क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? सांप्रदायिक अवार्ड जो है ये अगर देखा जाए तो सांप्रदायिक अवार्ड ये 16 अगस्त 1932 को हुआ था। ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ये घोषणा की गई थी, मैकडोनाल्ड। और घोषणा में एक्चुअली में ये कहा गया था कि दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था होगी। सांप्रदायिक निर्वाचन तथा स्थान का आरक्षण। ये स्थान का आरक्षण कहां? तो स्थान का आरक्षण विधानसभा में, चाहे केंद्रीय चाहे राज्य, विधानसभा में दलितों के लिए स्थान का आरक्षण। और वो कितना था? 71 यहां पर किया गया था, 71। ठीक है, 71। तो इस तरह से हिंदू धर्म से दलित वर्ग को अलग करने का प्रयास रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड में किया गया था। गांधी जी ने इसका विरोध किया। तो विरोध करने के बाद क्या हुआ था? सितंबर 1932 है ना,
1 महीने के बाद वो जब आमरण अनशन पे बैठे तो यहाँ पे गांधी जी और अंबेडकर के बीच, गांधी जी तथा बी आर अंबेडकर के मध्य जो है समझौता हुआ। और वो जो समझौता था, उस समझौते के तहत दलित को हिंदू ही माना गया। और विधानसभा में यहां पर जब लिख रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या दलितों के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ा के कितनी 147 कर दी गई थी। ठीक है, 71 से बढ़ा के 147। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकला? बी निकला। एक तो पॉइंट ये हो गया कि 71 से 147 कर दी गई थी। ठीक है, और केंद्रीय विधानसभा में 18%, केंद्रीय विधान सभा जो थी सभा, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा जो है उसमें 18% सीटें जो है सीटों में वृद्धि की गई। ये एक्चुअली में पॉइंट है। तो कुल मिला जुला के आपके पास आंसर जो है 37 का क्या आ रहा है? बी आ रहा है। 37 का करेक्ट आंसर बी। ठीक है, बी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। निम्नलिखित में कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? दांडी यात्रा जो है ये साबरमती से शुरू हुई थी। साबरमती 12 मार्च 1930 को, ठीक है, और ये जो है 5 दांडी में जाके खत्म हुई। कब? 5 मार्च 1930, सॉरी 5 अप्रैल 1930। 5 जो है अप्रैल 1930 को समाप्त हो गई। कुल 24 दिन की यात्रा रही। 24 दिन 241 मील, कहीं कहीं 40 भी मिलता है, कहीं 41 भी मिलता है। और सदस्य जो थे कुल सदस्य जो थे वो थे इसमें 78 में से एक बिहार से भी थे। बिहार से गिरिवरधारी उर्फ, इनको कारो बाबू के नाम से जाना जाता था, कारो बाबू। तो ये भी जो है बिहार से इसमें शामिल थे। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो कुल मिला के जरा मैच करें इसमें से। एक पैदल यात्रा थी, बात बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई, ये भी सही है, कोई दिक्कत है। अच्छा, 15 मार्च दिया हुआ, एक्चुअली में 12 मार्च को शुरू हुई थी। ठीक है, प्रारंभ हुई थी। प्रारंभ जो है ये 12 मार्च को हुई थी, तो 15 दिया हुआ है तो यही गलत हो गया। और क्या, साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई, और बस इसका मतलब ये हुआ कि गलत एक है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या निकला इसमें? बी। करेक्ट आंसर 38 में क्या निकल के आया? बी निकल के आया। बी जो है, हाँ, बी निकल के आया। ठीक है, ये ओके, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये एक्चुअली में क्वेश्चन कहा जा रहा है। तपोवन विष्णुगढ़ विद्युत जल परियोजना कहाँ है ये कहा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। करेक्ट आंसर तपोवन वाला कहाँ है? सी में है। ठीक है, सी। तो इस तरह से करेक्ट आंसर यहां पर जो है वो सी निकल के आया। सी निकल के आया। यहां एक बात और भी ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर दिबांग तथा अपर सियांग, ये 2 जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तमिलनाडु जो है यहां अस्टेनले परियोजना है, परियोजना या बांध कहें, वो भी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, अस्टेनले है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे तुलबुल परियोजना है, तुलबुल परियोजना। ठीक है, तुलबुल
उत्तराखंड में एक टिहरी बांध भी है, ध्यान रखिएगा, टिहरी बांध है ना, यहां से भी जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है। तो जम्मू एंड कश्मीर का तुलबुल हो गया। और जो ओडिशा है, ओडिशा में एक है हीराकुंड महानदी पर, ओडिशा में हीराकुंड, ठीक है, कुंड महानदी पर ये है। ये सब पॉइंट्स को आपको याद रखना है। 39 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकला, सी निकला। उत्तराखंड में जो है तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, ठीक है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अब्रक या मिका जिसको कहा जाता है, किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है, ये एक्चुअली में क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक्चुअली में क्वेश्चन है। देखिए अब्रक जो है इसका 6.35 लाख टन, एक तो पॉइंट ये हो गया। ये जो है भारत में कुल भंडार है अब्रक का, भारत में कुल जो भंडार है ना, सॉरी ठीक है, कुल भंडार है। इसमें मस्कोवाइट या इसी को रूबी अब्रक कहा जाता है, रूबी अब्रक, ठीक, अब्रक ये सफेद कलर का होता है और सबसे हाई क्वालिटी का यही होता है। हाई क्वालिटी जो है वो इसी की होती है, किसकी, मस्कोवाइट या रूबी अब्रक की, ठीक है। अब यहां पे दो चीजों पे ध्यान रखना है। अगर हम अब्रक को ऐसे देखें कि अगर ऐसे देखा जाए कि भंडार की दृष्टिकोण से किस राज्य में अब्रक सबसे ज्यादा है, तो वहां पर आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे आता है। आंध्र प्रदेश, उसके बाद दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है और तीसरे नंबर पे जो है फिर आता है तीसरे नंबर पे ओडिशा। ये भंडार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। लेकिन अगर उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें, उत्पादन के दृष्टिकोण से, तो पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे झारखंड और तीसरे नंबर पे आता है राजस्थान, ठीक है। भंडार तो है उड़ीसा में लेकिन उत्पादन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भंडार में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है और उत्पादन में जो है वो भी आंध्र प्रदेश है, लेकिन बीच में झारखंड भी चला आता है, तो करेक्ट आंसर यहां पर जो है वो आपके पास क्या निकलेगा, झारखंड निकलेगा, क्योंकि ना तो यहां राजस्थान ऑप्शन में है ना ओडिशा ऑप्शन में है। तो हमारे पास आंसर 40 का क्या निकला, सी निकला, ठीक है। ये तो इस प्रकार से करेक्ट जो आंसर है वो 40 का सी आया, ठीक है, झारखंड। ये अब्रक का जो है खेल है, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण जो अब्रक है वो मस्कोवाइट है या रूबी अब्रक के नाम से जानते हैं, सफेद कलर का अब्रक ये होता है। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन कितना है, लगभग 70% है। याद रखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जितना फसल होता है भारत में उसमें से खाने वाला जो फसल है, तो अगर हम प्रमुख खाद्यान्न फसल की बात करें तो क्या आपके दिमाग में आता होगा कि प्रमुख खाद्यान्न फसल भारत की क्या है। 3 को ही हम शामिल कर सकते हैं। पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, चावल, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, गेहूं, और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, जौ। तो इस तरह से खाद्यान्न जो फसल है वो चावल, गेहूं और जौ, प्रमुख खाद्यान्न फसल में ये चावल, गेहूं और जौ आता है। उसमें भी अगर ध्यान रखना है आप, और चावल, तो चावल जो है कुल सकल कृषि क्षेत्र का 23%, कुल सकल कृषि क्षेत्र का 23% पर जो है चावल की बुआई होती है। और खाद्यान्न क्षेत्र अगर देखें कि जितना खाद्य फसल जो बोई जाती है भारत में, खाद्यान्न फसल क्षेत्र का लगभग 47% केवल चावल की खेती होती है। तो इस तरह से चावल जो है भारत की प्रमुख फसल है। और चावल जो है इसका उत्पादन की बात करें तो जो पश्चिम बंगाल है, उत्पादन में पश्चिम बंगाल वो टॉप पे रहता है हमेशा, ठीक है। काफी अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल की एक और बात करें तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको कि कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इसको जो है इसको भारत के चावल का कटोरा भी कहा जाता है। भारत के चावल का कटोरा के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है।
छत्तीसगढ़ राज्य को भी चावल के कटोरे के रूप में जानते हैं। तो प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल, गेहूं, जौ हो गया। अब यहां पे अगर प्रमुख खाद्यान्न फसल में मोटे अनाज की बात अगर कर ली जाए, मोटे अनाज में तो आपके पास ज्वार आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, ठीक है, और रागी आ जाएगा। ज्वार, बाजरा और रागी, इसके साथ मक्का भी, मक्का। ये जो मोटे फसल हैं जो खाद्य फसल के रूप में ही जाने जाते हैं, और टोटल प्रतिशत के रूप में कितना, 70% जो है वो खाद्यान्न फसल भारत में उपजाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारे पास 41 का निकला। क्या क्या निकला? सी जो है करेक्ट आंसर निकला। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करने के कई तरीके होते हैं। कोयले से भी इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, पेट्रोलियम से भी इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। अगर आप देखें तो यूरेनियम या थोरियम या प्लूटोनियम से भी बिजली बनाई जाएगी, और ये जो बिजली बनेगी इसको कहेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बनाई गई बिजली, ठीक है, बिजली बनेगी। लेकिन ये सभी अनवीकरणीय है, नॉन रेन्यूएबल है। ठीक है, रेन्यूएबल नहीं है, मतलब एक समय के बाद ये सब समाप्त होने वाला है। रेन्यूएबल में अगर इसमें कोई आएगा तो क्या आएगा? नवीकरणीय में पानी आएगा। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट, यहां पे जो बिजली बनाई जाती है वो नवीकरणीय में आएगी। और अगर नवीकरणीय को देखें तो कुछ और भी इसमें हो सकते हैं नवीकरणीय में, जैसे सौर ऊर्जा से बिजली आप बनाइए, सौर ऊर्जा, आप विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा से बिजली बनाइए। टाइडल एनर्जी, समुद्र में ज्वार भाटा उठता है उससे बनाइए। ठीक है, टाइडल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के अंदर जो काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा है उससे आप चाहे तो बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी जो है ये नवीकरणीय संसाधन है जो कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। तो करेक्ट आंसर 42 का क्या निकला? ए निकला। ए जो है 42 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए करेक्ट। अब ये जो है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से कैसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? स्वतः मतलब ऐसी मिट्टी जो अपने आप लगती है कि जुताई वाली मिट्टी है, बीच बीच में दरारें पड़ जाती है, इसको कपास की काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है। कपास वाली जो काली मिट्टी है इसको लावा मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ये बेसाल्ट चट्टान से बनती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ठीक है, की कमी पाई जाएगी, लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन, चूने की प्रधानता होगी। एक तो ये हो गई आपकी काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी की जहां तक बात है तो ये जो मिट्टी है ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहां होती है, अधिक वर्षा वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और चूना भी इसमें से निकल जाता है की कमी होती है। ठीक है, और इसमें एल्यूमिनियम तथा आयरन की अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड के कारण से इसका कलर लाल होता है, अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। तो इस प्रकार के पॉइंट्स इसमें से निकल के आते हैं। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की हो गई, एक इसमें बांगड़ हो गया, बांगड़ जिसको कहते हैं पुरानी जलोढ़, ठीक है, और एक हो गया खादर, इसको कहते हैं नवीन जलोढ़ के रूप में इसको जाना जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है,
अगर कुछ अधिक मात्रा में रहती है तो फास्फोरस, पोटास, पोटास तथा ऑर्गेनिक मैटर इसमें जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। तो 43 का करेक्ट आंसर हमारे पास सी निकल के आ रहा है, सी निकल के आ रहा है। 44 पे चलिए। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसके डायरेक्शन को तय करने वाली जो हवा है उसको पश्चिमी घाट वाला जो पॉइंट है वहां पे रोक देता है, एक बैरियर का काम करता है और वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण जो है ये सूखा रह जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं हो पाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए जो है वो उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम जो हवा है ये एक्चुअली में उत्तरदायी होती है। स्ट्रीम जो है उसका संबंध दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। ये जो है गर्मी के दिनों में उत्पन्न होती है, गर्मी के दिनों में ये हवा उत्पन्न होती है, दिनों में उत्पन्न होती है। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये 8 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य उत्पन्न होती है, ये मध्य उत्पन्न होती है और ये लगभग 14 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होती है। और यही हवा जो है ऊंचाई पर उत्पन्न होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को डायरेक्शन दिखाती है और वो फिर जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे भारत में वर्षा करवाता है। तमिलनाडु में जो वर्षा होती है ना, तमिलनाडु में वो लौटते हुए मानसून से होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। एक तो ये, और दूसरा ठंड यानी सर्द में, ठंड में जो है वो उत्तरी पूर्वी मानसून से भी कुछ वर्षा होती है, मानसून से इस दक्षिण भारत में वर्षा होती है। तो ये जो आपके पास उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत है ये एक्चुअली में कोटेश्वर के द्वारा दिया गया था, कोटेश्वर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा, कोटेश्वर का पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत, और वो जो है सीधा सीधा संबंधित होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन में ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून का संबंध किस हवा से, तो पूर्वी जेट स्ट्रीम किसने दिया, कोटेश्वर ने। ये पूर्वी जेट स्ट्रीम कितने डिग्री पर, तो 8 से 35 डिग्री अक्षांश पर ये जो है उत्पन्न होती है और 14 से किलोमीटर की, जो 16 किलोमीटर की पृथ्वी से ऊंचाई है वहां पर ये उत्पन्न होकर दक्षिणी पश्चिमी मानसून को एक डायरेक्शन देती है। 44 का करेक्ट आंसर क्या निकला, ए जो है इसका करेक्ट आंसर निकला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आया कि यहाँ पे कुछ एडवर्टीजमेंट दिया हुआ, इसको देख लीजिए। जीएस कॉमन पेपर का है, सेशन 5 में 40 क्वेश्चन एक सेट में रहेगा, 99 रुपए जिसकी फीस है। ठीक है, कॉमन पेपर का ये 8, 6, 8, 9, 10, 11, 12 का, और ये मैथ का सेशन है। 20 सेट 5 में 40 क्वेश्चन सेट है, प्रत्येक में 20 सेट है, 1 से 1 to 5th के लिए, 6 to 8, 9, 10 के लिए 99 रुपए जिसकी भी चार्ज है। ठीक है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान किया जाए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनने की यहाँ पे संभावना बताई जा रही है। पुलिकट आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, तो 3rd नंबर आ गया। आंध्र प्रदेश भी आए तो भी इसमें लगाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चिल्का झील उड़ीसा 1 हो गया। बुलर झील की बात हो तो कश्मीर, और सांभर झील नमकीन पानी की झील राजस्थान, तो 3-1-4-2 एक करेक्ट आंसर हो गया। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, पुलिकट और चिल्का जो है ये लैगून झील के उदाहरण है, लैगून झील है। ठीक, एक तो पॉइंट ये हो गया। बुलर झील जो है ये प्लेट टेक्टोनिक के कारण से झील बना है, इसको टेक्टोनिक झील भी कहते हैं, यानी प्लेट के आपस में टकराने से झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, सांभर झील तो नमकीन झील है, सॉल्टी झील है, भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील। यहां एक महाराष्ट्र में लोनार झील भी है, लोनार झील। ठीक है, और ये क्रेटर झील भी कहलाता है, क्रेटर झील, यानी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो गड्ढा बचा था क्रेटर, उसमें पानी के जमाव से इस झील का निर्माण हुआ, ये क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बुलर हो गया प्लेट टेक्टोनिक, ये हो गए लैगून और ये हो गए क्रेटर। ठीक, ये याद रखेंगे आप। 45 का करेक्ट आंसर हमारे पास ये निकला।
ये जो है 45 का करेक्ट आंसर है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1970 के आसपास, जहां तक मुझे लगता है ये हुई थी। 60 में जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, 1960 प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। तो 46 का करेक्ट आंसर यहां पर क्या आया? बी आया, बी आया। नेक्स्ट पे आइए। अब ये इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या है? 55 का सी, शेखर कपूर के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। तो 55 का करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। इंडिया इंटरनेशनल में शेखर कपूर के द्वारा जो है ये पैनल की अध्यक्षता की गई थी, जूरी की। नेक्स्ट पॉइंट है, यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले 3 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, बच्चों के लिए जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं जिसमें जल्दी से निपटारा हो, उनको 3 वर्ष तक के लिए मंजूरी दिया गया है रखने का। नेक्स्ट पे आते हैं। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला अक्षता कृष्णमूर्ति हैं। ठीक है, अक्षता कृष्णमूर्ति, इन्होंने ये साइंटिस्ट नासा का जो मार्स रोवर है, मार्स यानी मंगल ग्रह, मंगल ग्रह पर जो उससे संबंधित रोवर है उसको ऑपरेट करना, कंट्रोल करने के लिए जो पहली भारतीय महिला है अक्षता कृष्णमूर्ति। करेक्ट आंसर सी है। समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 दिसंबर आप जानते हैं विश्व एड्स दिवस होता है। 1 दिसंबर जो है वो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस, या इसको हम मानवाधिकार दिवस भी कह सकते हैं, मानवाधिकार दिवस। और ये जो है ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद विश्व बाल दिवस की जब बात आती है कि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भारत में जो बाल दिवस है वो 14 नवंबर, भारत में जो बाल दिवस है ये एक्चुअली में 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को याद करते हुए, क्योंकि बच्चों से बहुत उनको प्यार था, इसलिए यहां पर बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा? पहली बात तो यह कि आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, तो दूसरे सबसे महंगे हैं। सबसे महंगे खिलाड़ी ये है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ये आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, महंगे खिलाड़ी कहां? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, और यहां पर कहा जा रहा है दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस, इनको सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा खरीदा गया था। किसका? सनराइजर्स हैदराबाद। और मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था, कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा वो खरीदा गया था। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे महंगे मिचेल स्टार्क और दूसरे नंबर पे सनराइजर्स हैदराबाद। इनको लगभग 19.75 करोड़ यानी लगभग 20 करोड़ में इन पर बोली लगी थी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो ये अदन की खाड़ी में की है, याद रखिएगा, अदन की खाड़ी। इसको इंग्लिश में ही दे दिया गया ऑप्शन, गल्फ ऑफ अडन। करेक्ट आंसर है वहां पर जो है स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है। हाल फिलहाल में देखा गया था कि कई सारे जहाजों पे अटैक किया गया था वहां, तो इसको देखकर जो है ये काम किया गया था। ठीक है,
किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया? ये असम में किया गया। कार्बी एक जनजाति है, ध्यान दीजिएगा, जनजाति, और इस जनजाति का त्योहार जो होता है ये एक्चुअली में कार्बी महोत्सव कहलाता है। और ये भारत का सबसे पुराना जनजातीय त्योहार माना जाता है। त्योहार ये माना जाता है, ठीक, कार्बी त्योहार, ठीक है, कार्बी जनजाति के द्वारा। करेक्ट आंसर कहां हो गया? सी हो गया। आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस नेपाल में शुरू करने की घोषणा की गई है। नेपाल में आईआईटी मद्रास का जो कैंपस है वो नेपाल में चलेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आया? बी आया। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? अभिक्रियाशील नहीं है ये पूछ रहा है हमें। एक्चुअली में अभिक्रियाशील का सीरीज देखना पड़ेगा कि सीरीज में कौन कौन सा होता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पीबी से पहले भी एक एसएन आ जाएगा यहाँ पे, इसको लिख देता हूं मैं, एसएन, पीबी, सीयू, कॉपर हो गया। कॉपर के बाद आपके पास सिल्वर, गोल्ड, ये सारे, ये सीरीज बनता है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं इसको कहेंगे मोस्ट रिएक्टिव। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम हो गया, और सबसे कम क्रियाशील जो है आप यहाँ चांदी या सोने को मान सकते हैं, सबसे कम क्रियाशील, ठीक है। तो यहां कहा जा रहा है कि कॉपर से अधिक रिएक्टिव नहीं है। देखिए Zn और Fe तो ऊपर आ रहा है, Zn Fe है, यहाँ Fe भी आ जाएगा, आयरन भी लिख सकते हैं यहाँ, तो ये ऊपर आ रहा है, यानी कॉपर से नीचे क्या आ गया? सिल्वर। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर। सिल्वर जो है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है, अधिक रिएक्टिव नहीं होता है। सिल्फर जो है इसको हम गुड कंडक्टर कहते हैं, सॉरी, इसको बेस्ट कंडक्टर कहा जाता है। क्या? बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक कहा जाता है, सबसे अच्छा चालक के रूप में इसको जाना जाता है। जब सिल्वर के सामान का हम उपयोग करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये सिल्वर रिएक्शन करता है, Ag2S बनाता है, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है, और यही सिल्वर सल्फाइड जो है ये चांदी के रंग को काला कर देती है। चांदी के रंग को, सिल्वर के रंग को ब्लैक कर देती है, यानी काला कर देती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि चांदी का रंग काला जो है क्यों होता है लंबे समय तक उपयोग करने के बाद, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण से होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण से होता है, H2S के कारण से होता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। करेक्ट आंसर 63 का क्या आया? ए आया। 64 पे आइए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? ये आपने किया होगा, हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। रासायनिक समीकरण जिसे A+B, और जब हम C करते हैं तो इसमें ध्यान रखना है दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर होता है रासायनिक अभिक्रिया में। पहला पॉइंट ये, दोनों ओर के परमाणु की संख्या बराबर होगी, वही तो होता है बैलेंस करना, है ना। परमाणु की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ एटम्स, वो बराबर होगी, और लेकिन दोनों ओर का आयतन जो है, दोनों ओर का आयतन बराबर नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज होता है, आयतन बराबर नहीं होता है। और ये जो कहलाता है हीट एंड ट्रायल्स मेथड, जिसके द्वारा दोनों तरफ के परमाणु की संख्या को बराबर किया जाता है, वही रासायनिक समीकरण का संतुलन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर 64 का क्या निकला? सी निकला। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को हम यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, और ये बिल्कुल क्या होता है? शुद्ध होता है। ये हमेशा शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है, यौगिक कहते हैं। और ये हमेशा क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थ जो प्रोडक्ट बनते हैं यौगिक, वो शुद्ध पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं, ठीक।
करेक्ट आंसर इसमें से क्या निकला, सी निकला। 65 पे आइए। श्वेत प्रकाश का एक पुंज एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। देखिए स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है कुछ इस तरह का होता है, DIBGYOR, ये 7 रंग प्राप्त होता है। 7 रंग में जो R है, R, इसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा इसका होता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, ऊर्जा सबसे कम इसमें होती है, ये भी याद रखिएगा, ऊर्जा सबसे कम होती है। और तीसरी बात ये, विचलन सबसे कम होती है। विचलन सबसे कम, यानी जो सन की लाइट आ रही थी उसकी तुलना में ये काफी कम झुकती है, उसी के लगभग बराबर रहती है। सबसे अधिक झुकने वाली कलर जो है वो ये है, वायलेट हो, इंडिगो हो, ब्लू हो। अच्छा, ये 3 घटना हो गई। अब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे इसका उल्टा होता जाएगा। इसका तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य ये सबसे कम हो जाएगा, घटता चला जाएगा क्योंकि वहां सबसे अधिक है। जो ऊर्जा है वो सबसे अधिक हो जाएगी, वहां सबसे कम है, सबसे अधिक हो जाएगी। और जो झुकाव है, विचलन, डेविएशन कहते हैं इसको। विचलन को क्या कहा जाता है, डेविएशन। तो ये डेविएशन जो है वो भी सबसे अधिक होगा। सबसे क्या होगा, अधिक, क्योंकि वहां सबसे कम है। तो अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश नहीं है। कौन सा रंग घटक सबसे अधिक झुकता है? जो नीचे होगा वो सबसे अधिक झुक रहा है, जो ऊपर है वो कम झुक रहा है, विचलन सबसे कम। जैसे जैसे नीचे आएंगे देखिए, लाल, हरा, नीला। लाल सबसे कम, उससे अधिक झुका हरा, उससे अधिक झुका नीला, और कोई दिया ही नहीं हुआ है। तो इस तीनों की ऑप्शन के अनुसार देखें तो करेक्ट आंसर सी। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो सबसे अधिक झुकने वाला कौन, बैगनी, वायलेट सबसे अधिक झुकता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर 65 का सी। 65 का करेक्ट आंसर जो है क्या आया, सी आया। आइए क्वेश्चन नंबर 66 पे। जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक, एक करंट है, उस करंट को जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। एक बल उत्पन्न होता है। निम्न में से क्या इस कार्य सिद्धांत पर काम करता है? अच्छा, तो ये कंडीशन कहलाता है एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से इसको जाना जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, माइकल फैराडे के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। माइकल फैराडे के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी और इसके आधार पे आप मोटर काम करता है, पंखा काम करता है, जो बेल होती है वो काम करती है, घर की जो बेल है, जनरेटर होता है वो काम करता है। ये सभी जो एग्जाम्पल है ना, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया, मोटर। मोटर जो काम करेगा एक्चुअली में किस पे, वो करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। और ये मोटर का काम क्या है, मोटर एक्चुअली में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत जो ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है ये किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है कौन, इलेक्ट्रिक मोटर। तो करेक्ट आंसर यहां पे निकला सी। 66 का करेक्ट आंसर जो है वो सी आया, सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? श्वसन, पौधे में श्वसन जो है, श्वसन का मतलब पूरा उनका खाना पीना बनना। ठीक है, ये अगर हम देखें 67 तो यहां पे क्या देखा जाता है, पौधे को जरूरत होती है वाटर की 12 मॉलिक्यूल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड की, रिएक्शन में चाहिए क्लोरोप्लास्ट, और उसके साथ चाहिए सनलाइट, है ना। सनलाइट क्या बनेगा, ग्लूकोज C6H12O6, और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस,
यही हमारी कहलाती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। अब इसमें अगर देखा जाए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंतिम उत्पाद क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें से आपके पास अंत में बनती है। तो एक तो ये ग्लूकोज बन गया और दूसरा कार्ब ऑक्सीजन बन गया। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या सी हो गया। ठीक है। अच्छा, किस किस की जरूरत होती है पौधे को, अगर ये पूछे तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, वाटर की जरूरत पड़ेगी, 12 मोलेक्यूल वाटर चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और उसके साथ चाहिए सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। सनलाइट मतलब आप एनर्जी भी कह सकते हैं, एनर्जी भी कह सकते हैं। और यहाँ पे क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ग्लूकोज और O2 बन के आया। और किसकी आवश्यकता होगी ऐसा हो तो ऑप्शन ये वाला आ जाएगा आवश्यकता वाले में, और अंतिम उत्पाद वाले में ये आ जाएगा ग्लूकोज और O2। ठीक, तो 67 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या निकला, सी निकला। यदि चुंबकीय रेखाएं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गतिमान है और क्षैतिज रूप से रखा गया चालक ऊपर की दिशा में गतिमान है, तो इस स्थिति में प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो एक्चुअली में पूछा जा रहा है कि ये एक्चुअली में क्या होगी। ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें से ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय रेखाएं पश्चिम से पूर्व, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर दिखाई जा रही है, और क्षैतिज रूप से चालक ऊपर की दिशा में गतिमान है। जो चालक यहाँ पे रखा गया है कंडक्टर, ये ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, ये आपके पास कंडक्टर की चालक है। तो आप यहाँ पे दोनों लगा सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड या राइट हैंड रूल। और इसके तहत जो 3 फिंगर हम लोग लेते हैं उसमें मिडिल जो फिंगर है वो एक्चुअली में दिखाएगी, ठीक है, प्रेरित धारा। और ये दिखाती क्या है, मिडिल फिंगर ये इंड्यूस्ड करंट। जो तीनों परपेंडिकुलर रखेंगे, थंब को, मिडिल फिंगर और बीच वाले को, ठीक है, ये तीनों, ये और ये, इस तीनों को, उससे जो करेक्ट हमारे पास डायरेक्शन है वो निकलेगा नॉर्थ, यानी उत्तर। ये एक्चुअली में क्वेश्चन जो है बेसिकली प्रैक्टिकल माइंड में ज्यादा है, थ्योरेटिकल कुछ बताया नहीं जा सकता है। एक चीज बता दूं मैं इसमें, चुंबकीय रेखा की बात यहां पर हुई है, यानी जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो जो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो तो यहां पर निकल सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में 2-3 बातें होती है। एक तो ये होती है कि नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है, ये निकलकर साउथ में जाती है। साउथ मतलब साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव में जाती है। एक पॉइंट तो ये होता है। दूसरा, 2 बल रेखा मतलब चुंबकीय की बात हो रही है, 2 बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरी बात यह है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद परिपथ का निर्माण करती है, बंद परिपथ का निर्माण करती है। ये जो एक्चुअली में है, ये तीसरा पॉइंट है। जो विद्युत क्षेत्र वाली नहीं करती है रेखा, वो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा करती है। तो 3 पॉइंट यहां से निकल के आता है। ये तीनों पॉइंट आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का याद रखेंगे। 6 जो है 68 का करेक्ट हमारे पास आंसर ए निकल के आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के अणु कितने बनते हैं, ये एक्चुअली में कहा जा रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है ये ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन, यानी जो C6H12O6 होता है, जो ग्लूकोज हमारा होता है C6H12 और O6, ठीक है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ ये ब्रेक होता है जब, ठीक है, तो ब्रेक होने के बाद हमें जो है 6 यानी
6 CO2, ठीक है, प्लस 6 H2O प्लस 38 ATP जो है ये एनर्जी हमें मिलती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके 6 अणु होते हैं, 6 अणु इसके होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी निकल के आया, 6 अणु इसमें माने जाते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया ये एक्चुअली में कोशिका के अंदर कोशिका कहलाती है। कोशिका के अंदर अंदर जो है ये कोशिका के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि इसमें अलग से न्यूक्लियस या डीएनए पाया जाता है। इसमें डीएनए पाया जाता है। वैसे तो डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन अलग से डीएनए माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी होता है, इसीलिए जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रेब्स साइकिल में ये घटना होती है, इसके तहत 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर और 38 एटीपी एनर्जी मिलती है। एक ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज जब विघटित होता है तब ये घटना होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर 69 का सी निकला, सी जो है निकला। 70 कहता है किण्वन की प्रक्रिया डैश में होती है। किण्वन की प्रक्रिया वैसे ईस्ट में होती है, यहां पे ईस्ट आंसर आएगा। किण्वन को इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है। और इस फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, ये पहली बात तो ये बैक्टीरिया और फंगी से होता है, बैक्टीरिया एंड फंगी। वहां पे ईस्ट जो है एक फंगी का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया और फंगी से होता है, पहला पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट ये, इस फर्मेंटेशन के टाइम पे CO2, H2 तथा CH4 गैस निकलती है। 3 प्रकार की गैस निकलती है, भी ध्यान रखना है। तीसरा, यह एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, अभिक्रिया है। मतलब इसमें उष्मा भी बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, उष्मा बाहर निकलती है। अब एग्जाम्पल अगर देखें, दूध से दही, क्या है ये फर्मेंटेशन का उदाहरण हुआ, दूध से दही का बनना। ठीक है, जैसे सिरका का निर्माण होना, सिरका का निर्माण ये क्या हुआ, ये आपका फर्मेंटेशन से हुआ। शराब का निर्माण क्या होता है, फर्मेंटेशन से होता है। ठीक है, ये तो फर्मेंटेशन में जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिक में बदलते हैं। क्या होता है किण्वन में, जटिल कार्बनिक यौगिक जो होता है वो सरल कार्बनिक यौगिक में बदलता है। सरल कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, यौगिक में परिवर्तित होता है, ठीक है। और यही प्रक्रिया आपकी किण्वन के नाम से जानी जाती है। ठीक, तो आज की जो क्लास है यहीं तक, क्वेश्चन समाप्त हुआ आपका। अब आगे की जो डिस्कशन है वो फिर हम लोग मिलेंगे, तो फिर अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए ध्यान देंगे, बोला गया है अगर वृत्त का व्यास 15% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। अच्छा प्रश्न है बच्चे। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि वृत्त की अगर त्रिज्या रहे या व्यास रहे, परसेंटेज की चर्चा करें बढ़ने या घटने की बात, तो जो त्रिज्या और व्यास, ऐसा नहीं करेंगे ये व्यास है तो इसकी आधा कर देंगे तो दिक्कत होगा। आप जो व्यास है उसी को त्रिज्या ले लेना है, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यही हमारा त्रिज्या और व्यास परसेंटेज में सेम ही होता है, एक ही लिया जाता है, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेरे प्यारे मित्र, बोला गया 15% की वृद्धि हुआ है त्रिज्या में, तो 15% का फ्रैक्शन मान होता है 3/20। नीचे में प्रारंभिक मान था, त्रिज्या अगर हमारा 20 था तो आज इस पे 3 बढ़ जाएगा। बढ़ने की बात बोला जाएगा नीचे से ऊपर जोड़ देंगे, घटने की बात बोला जाएगा नीचे से ऊपर घटा देंगे। तो ये बढ़कर हो गया 20 से
20 से बढ़कर कितना हो गया, 20 में 3 बढ़ा तो 23/20 हो गया। मेरे प्यारे मित्र, इस टाइप के प्रश्नों में एरिया पूछेगा तो स्क्वायर कर देते हैं, क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सुनने की प्रयास करोगे, और आयतन पूछेगा तो क्यूब करेंगे। यहां से क्षेत्रफल पूछा है तो डायरेक्ट 23/20 का हम स्क्वायर कर देंगे। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। 23 का स्क्वायर 529 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओगे, क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि हो गया? सर जी 400 से 529 हो गया, कितना का वृद्धि हुआ? तो सर जी यहां से देख रहे, पहले नीचे में प्रारंभिक मान होता है, अभी का एरिया 429 हो गया। बताओ कितने का वृद्धि हुआ? तो सर जी 129 का वृद्धि हुआ। कहां से? तो 400 से। और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे। इससे 0 से 0 कट गया, 4 से भाग दोगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 32.25% आपका ये हो जाएगा। ये बेसिक से हुआ। बच्चे इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? सक्सेसिव इंक्रीज से, सक्सेसिव इंक्रीज से कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस में ए बी बटा में 100%। मेरे प्यारे मित्र, क्षेत्रफल में 15% का वृद्धि हुआ है। ए भी 15 है और बी भी 15 है, तो 15 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। अब 15 गुना 15 225 होता है और बट्टा में 100। इसको करोगे तो 30 प्लस में 2 अंकों के बाद दशमलव दोगे 2.25, ये हो जाएगा 32.25%। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीका में से किसी भी तरीका से आप कर सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नों को देखेंगे। बोला गया है P तथा Q एक साथ 105 दिन में करता है। P और Q अगर किसी काम को करता है, एक सेकंड बच्चे सुनोगे, ध्यान दोगे। बोला गया P और Q एक साथ किसी काम को करता है तो 105 दिनों में कर देता है। Q और R को उसी काम को करता है तो 90 दिनों में कर देता है। और P तथा R को करता है तो 126 दिनों में कर देता है। तीनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में करेगा? ध्यान से समझोगे। अगर यहां से देखोगे टोटल वर्क लोगे तो इस काम को अगर P और Q से करवाना चाहते हो तो ये बोला 105 दिनों में कर देगा। अगर Q और R से करवाना चाहते हो तो ये 90 दिनों में कर देगा। और P तथा R से करवाना चाहते हो तो 126 दिनों में कर देगा। ठीक है बच्चे, एक बात बताओगे टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो 105, 190, 90 और 26 का एलसीएम कितना हो जाएगा टोटल वर्क के रूप में मानोगे? सर जी इसका एलसीएम टोटल जो है 130 मान लेते हैं एलसीएम। तो बताओगे P तथा Q 105 दिनों में 630 काम करता है तो एक दिनों में कितना करेगा? तो सर जी एक दिनों में कितना करेगा? तो ये कर देगा 6 करेगा। सर जी ये एक दिनों में 7 काम करेगा। ये दोनों मिलके एक दिनों में कितना करेगा? तो 12 पंचे 60, ये 5 करेगा। एक दिनों में 5 काम करेगा। तीनों को मिला दोगे, सबको जोड़ दोगे तो P कितने बार आया? तो 2 बार आया। Q कितने बार आया? 2 बार आया। R कितने बार आया? 2 बार। तो 2 बार सब आया तो P प्लस Q प्लस R सब 2 बार आया तो 2 कॉमन ले लिए तो 2 बार आया तो ये 7 काम, ये 6 काम, ये 6 7 5 कितना काम किया? तो 6 और 5 13 और 5 18 काम हुआ। 2 बार आया तो 18 काम, एक बार आएगा तो 9 काम होगा। कितना काम होगा? अगर एक बार आता है मेरे प्यारे मित्र तो एक दिन में 9 काम होगा। तो 630 काम है, 9 के स्पीड से अगर काम करेगा तो बताओ कितना दिन लगेगा? तब 9 7 63, 70 दिन समय लगेगा। कितना लगेगा बच्चे? 70 दिन का समय लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखोगे, ये भी अच्छा प्रश्न है। बोला गया यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो बताना है कि कितना परसेंट का लाभ हुआ। मेरे प्यारे मित्र, बोला गया एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य मानिए 100 रुपया है तो क्रय मूल्य बोला गया है कि 30% कम है, मतलब 30 अगर 100 में कम होगा तो 70 होगा। बोला गया लाभ कितना होगा? तो बताओगे 70 में वस्तु खरीदे, 100 में बेच रहे तो बताओ कितने का लाभ हुआ? सर 30 का लाभ हुआ। कहां से? तो 70 से। क्रय मूल्य से हमेशा लाभ होता है, लाभ या हानि हमेशा कहां से होता है? तो सीपी से होता है। ये कट जाएगा तो 300 बटा में 7%, इसी को भाग देंगे 7 चौके 28, फिर 2 बचा तो ये 7 दूनी 14, 42.86% हो जाएगा। आपके आंसर क्या होगा? तो बी होगा। आपके आंसर क्या होगा? तो बी होगा। पूजा के आंसर आया है, बहुत बढ़िया। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। चंदन का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया।
चलिए भाई साहब, अब इसका बोला ये बताओगे, बोला कि महत्तम समावर्तक बताना है। तो अगर इस टाइप का प्रश्न रहे तो ध्यान से सुनना है। एचसीएफ जो हमारा होता है वो क्या होता है, मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। तो ये जो पावर है, दो आपकी संख्या है, एक संख्या यहां से यहां है, दो डाटा आपके पास है, एक यहां से यहां है। तो ये मिनिमम पावर ऑफ ईच सभी में होना चाहिए और उसमें से मिनिमम पावर होना लेंगे। क्या लेंगे बच्चे, तो मिनिमम पावर लेंगे। जैसे दो यहां है तो यहां भी होना चाहिए। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों में सभी, दोनों जो डाटा दिया गया है, दोनों डाटा में, दोनों एक्सप्रेशन में आपका होना चाहिए वो संख्या, और वो संख्या का सबसे मिनिमम पावर लेंगे। मेरे प्यारे मित्र, यहां दो है लेकिन दो यहां नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। तीन यहां है, यहां भी है, तो ये बताओ 3 पे पावर 5 है और ये 3 पे पावर 1 है, तो हम क्या लेंगे, एचसीएफ निकाल रहे हैं तो मिनिमम पावर को लेंगे, तो 3 पे पावर 1 लेंगे। आगे बढ़ जाओ, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो दोनों में से मिनिमम पावर कौन है, तो सर ये 5 पे पावर 2 है, ये 5 पे पावर 3 है, ज्यादा है, तो 5 पे पावर 2 लेंगे। 7 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, तो हमारा एचसीएफ यही हो जाएगा, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 2। आंसर क्या होगा, सी। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया है एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के पश्चात 58.45 में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। तो 12.5% का अगर डिस्काउंट मिला है तो इसकी फ्रैक्शन मान 1/8 होता है। अगर अंकित मूल्य हमारा 8 हुआ, नीचे में अंकित मूल्य होगा क्योंकि अंकित मूल्य पे ही छूट दिया जाता है, तो डिस्काउंट दिया जाएगा 1 रुपया का, तो ऊपर में डिस्काउंट हो जाएगा। तो 8 रुपया अगर अंकित मूल्य है, 1 रुपया छोड़ दिया तो वस्तु बिकेगा कितना में, तो 7 में बिकेगा। और क्वेश्चन के अनुसार बोला गया 58.45 में बिका है, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे। आपके अनुसार 7 में बिका और क्वेश्चन के अनुसार 5845 में बिका, तो 7 यूनिट की मान हो जाएगा 5845, तो 1 की मान हो जाएगा 8 सत्ती 56, ठीक है, और 7 21, 7 5 35, इतना हो गया। तो बोला गया अंकित मूल्य कितना है, तो 8 की मान पूछा गया, तो 8 की मान निकालना, 8 5 40 और 8 24 और 4 28 और 8 64 और 2 कितना हो जाएगा, 6680। आंसर मेरे प्यारे मित्र ए हो जाएगा। आगे बढ़ोगे, बोला गया है भाई साहब देखो एक प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेन की लंबाई से दुगनी है, तो अगर ट्रेन की टीएल, ट्रेन की लंबाई हम x मानते हैं, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पीएल, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा, 2x होगा। मेरे प्यारे मित्र बोला गया है एक ट्रेन जो कि चल रही है 144 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, और यह ट्रेन प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। मेरे प्यारे मित्र याद रखोगे हमेशा कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपने लंबाई के साथ साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी 30 सेकंड में पार करेगी। अगर ट्रेन किसी खंभे या पोल को पार करती है या किसी आदमी को पार करती है तो केवल अपनी लंबाई को पार करेगी, लेकिन यहां पे अपनी लंबाई इसका x है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x है, तो दोनों को ये पार करेगी, मतलब 3x टोटल दूरी चलना पड़ेगा। कितना देर में, तो 30 सेकंड में। किस चाल से, तो 144 किलोमीटर पर घंटा से यही दूरी चलेगा, यही दूरी चलना होगा। तो दूरी बराबर में होता चाल गुना समय। चाल कितना है, 144 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना, और इसी चाल से 30 सेकंड तक चलते रहा। 3 से 3 ये शहीद हो जाएगा, बताओगे 3 से 3 ये शहीद हो जाएगा। 8 से काटोगे 18 8 44 से ये हो जाएगा 8 5 40 और 1 0 इधर से, तो कितना हो जाएगा x की मान 8 5 40 400। तो ट्रेन की लंबाई आ गया हमारा 400, लेकिन ये नहीं पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दुगना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 800 मीटर हो जाएगा हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई। कितना हो जाएगा बच्चे, 800। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताओगे, ये थोड़ा सा जो है क्या है, कैलकुलेटिव होगा। लगा 4500 रुपया की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 10% हो तो बताओगे 3 वर्ष में, 3 वर्ष के पश्चात कितना होगा। मेरे प्यारे मित्र याद रखोगे हमेशा इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो 4500 रुपया मूलधन है आपका,
और इसी का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 वर्ष का CI जो होगा, सुनोगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहे और 2 वर्ष का समय रहे तो CI होगा 21%। ये याद ही रखोगे, जल्दी बनेगा। 3 वर्ष रहेगा समय तो CI बनेगा 33.1%। 4 वर्ष का समय रहेगा तो ये याद रखोगे, CI बनेगा 46.41%। कितना बनेगा? 46.41%। तो इसका 3 वर्ष का समय, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हमारा CI निकल कर यहां से आ जाएगा। कितना बनेगा? तो 33.1%। परसेंट से 00 कट गया। अब बताओगे कितना गुना 45 करेंगे? सर जी 45 से अगर गुना करेंगे इसमें, बताओ कितना हो जाएगा? 5 5 3 15 और 116। 9 से गुना करोगे तो 9 5 45 के 5, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। 9 5 45, 45 और 4, 45 4 49 और 16 ये हो गया CI। तो अमाउंट जब निकालना है तो 4500 में इसको जोड़ देंगे तो ये 95 हो जाएगा, और ये 9 होगा, ये 8 होगा, 5 4 9 होगा और ये 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा 5989। ये आंसर क्या हो जाएगा? अमाउंट क्या होता है? तो सर जी मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन प्लस में ब्याज। 4500 में इसको, इस ब्याज को जोड़ दिया गया। ये बता दोगे, बोला गया एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। इसे बनाने के लिए 5 मीटर चौड़ा कितने, बोला गया है 5 मीटर, बोला गया इसके लिए चौड़ाई 5 मीटर के कितने मीटर कैनवास की जरूरत होगा? कैनवास मतलब कपड़ा होता है, जो तंबू बनाने वाला कपड़ा होता है उसी को कैनवास बोला जाता है। मेरे प्यारे मित्र, एक शंकु है और इसी शंकु को एक कपड़ा से ढकना है, बनाना है, कपड़े से बनाना है। इसकी त्रिज्या 5 है और इसकी ऊंचाई आपका 12 है। एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो स्लांट हाइट क्या हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। तो कैनवास का क्षेत्रफल, कपड़े के क्षेत्रफल, हमेशा याद रखोगे कैनवास का क्षेत्रफल पाई RL होता है। जो कर्व सरफेस एरिया होता है वही कैनवास का क्षेत्रफल होता है। तो पाई RL, तो पाई की मान 22/7 हो जाएगा। R हमारा हो गया 5 और L हो गया 13। इतना मीटर हमारा कैनवास की क्षेत्रफल हुआ। तो कैनवास की क्षेत्रफल हुआ, तो ऐसे भी अगर लंबाई चौड़ाई में अगर कोई हमारा कपड़ा है तो उसकी क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो मेरे प्यारे मित्र, चौड़ाई हमारा 5 दिया गया है और लंबाई कितना होगा मुझे मालूम नहीं है, तो गुना L, ये इसी के बराबर होगा। 5 से 5 कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 गुना 11 करोगे 6 6 2 8 और 2/7 बराबर में यही L हो जाएगा। आप गुना कर लोगे, किसको किसको गुना करोगे? तो सर जी 13 गुना 22 किए हैं, तो 13 दूनी 26 और फिर 13 दूनी 26 और 2 28, 2846/7 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करोगे, 7 चौके 28, 0 हो जाएगा। ठीक है, 6, तो 40.6/7। आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, सी नहीं होगा बुआ, आंसर ए हो जाएगा। चलिए, आज की प्रश्न यहीं पे आपका समाप्त होता है। फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में।